नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम यूपी पीजीटी की परीक्षा जो 9 और 10 मई को होने वाली है उसके लिए 125 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी को देख रहे हैं। और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। मैं व्याख्या ज्यादा करने वाली हूँ, तो जो भी तथ्य आपको नोट करने लायक लगे वो नोट करेंगे। पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है? स्कंदगुप्त में, ध्रुवस्वामिनी में, चंद्रगुप्त में या राजेश्वरी में? जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या देखने को मिलती है? सही उत्तर हो जाएगा ध्रुवस्वामिनी, जो कि 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह नाटक यह एक स्त्री प्रधान समस्यात्मक ऐतिहासिक नाटक है और इसमें 3 अंक हैं और 3 ही दृश्य हैं और प्रत्येक अंक में एक एक दृश्य है। ठीक है। इनके पात्रों को पूछा जाता है। इसके पात्र हैं चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित है, एक सकराज होता है, मिहिरदेव है, खिंगिल है, ध्रुव स्वामी, मंदाकिनी है और कोमा है। और एक बात इस नाटक के बारे में याद रखिएगा कि यह विशाख के देवी चंद्रगुप्त पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है। यह एक कथन है, आपको बताना है कि यह कथन किसका है। मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन करने की है जिन्होंने हमारे वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत प्रयत्न किया। यह कथन किस विद्वान का है? बालकृष्ण भट्ट का, जयशंकर प्रसाद का, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का या वृंदावन लाल वर्मा का? मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन करने की है जिन्होंने हमारे वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत प्रयत्न किया। और यह कथन है जयशंकर प्रसाद जी का और इन्होंने यह कथन विशाख की भूमिका में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। इनमें से उर्वशी के पात्र कौन कौन से हैं? रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है उर्वशी। आपको बताना है इनमें से उर्वशी के पात्र कौन कौन से हैं। सहजन्या, सुनंदा, स्वाति, चित्रलेखा या निपुणिका? उर्वशी ये जो रचना है यह 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और यह एक महाकाव्य है। कभी कभी रचनाओं के बारे में पूछ लिया जाता है कि यह किस प्रकार की रचना है, महाकाव्य है, खंड काव्य है। तो यह एक महाकाव्य है और इसमें अंक हैं 5। 1972 ईस्वी में इस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो यह भी आप लोग याद रखिएगा। उर्वशी के पात्रों की बात करें तो सहजन्या, चित्रलेखा और निपुणिका ये तीनों पात्र उर्वशी के पात्र हैं। तो यानी कि ए डी ई विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, ए डी और ई। इनकी अन्य प्रबंधात्मक रचनाओं की बात करें तो प्रणभंग जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी रचना, यह एक खंड काव्य है। प्रणभंग 1929 और यह एक किस प्रकार की रचना है? खंड काव्य है। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर बात करें कुरुक्षेत्र की, जो कि 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो कि एक महाकाव्य है। कुरुक्षेत्र एक महाकाव्यात्मक रचना है। और बात करें रश्मि रथी की, तो यह कब प्रकाशित हुई थी? यह प्रकाशित हुई थी 1952 ईस्वी में और यह एक खंड काव्य है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है। आमुख के अनुसार कामायनी की कथा सृष्टि में जयशंकर प्रसाद ने किन पुस्तकों से सहायता प्राप्त की थी? मुंडक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या ऋग्वेद? आमुख के अनुसार कामायनी की कथा सृष्टि में जयशंकर प्रसाद ने किन पुस्तकों से सहायता प्राप्त की थी? जिन पुस्तकों से इन्होंने सहायता प्राप्त की थी उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण, ऋग्वेद और छांदोग्य उपनिषद, यानी कि सी डी ई सही विकल्प हो जाएगा, सी। कामायनी के बारे में कुछ तथ्यों को भी देख लेते हैं। कामायनी का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। यह एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है जिसमें सर्गों की संख्या है 15 और सर्गों को क्रम से लगाने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी 15 सर्गों के नामों को आप क्रम से याद करिएगा। सर्गों का नामकरण मनोविकारों के आधार पर किया गया है। ठीक है, और सबसे छोटा सर्ग जो है वो है चिंता सर्ग और सबसे बड़ा सर्ग जो है वह आनंद सर्ग है। इसे भी याद रखिएगा। प्रधान रस की बात करें तो यह शांत रस प्रधान रचना है। इसके अलावा अगर छंदों की बात करें तो चिंता, आशा, स्वप्न, निर्वेद
मैं बोल रही हूँ, आप लोग नोट करिएगा, क्योंकि मैं लिखती हूँ तो बहुत टाइम लगता है, तो मैं बोल रही हूँ। चिंता, आशा, स्वप्न, निर्वेद में आल्हा या वीर छंद का प्रयोग किया गया है। वहीं अगर बात करें रहस्य, इड़ा, श्रद्धा, काम, लज्जा, इन सर्गों में लावनी छंद का प्रयोग किया गया है। और जो संघर्ष है, सर्ग संघर्ष, इसमें जो है रोला छंद का प्रयोग किया गया है। और आनंद सर्ग में, जो आनंद सर्ग है, इसमें सखी छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा वासना जो छंद है, माफ कीजिएगा, वासना सर्ग है, वासना सर्ग में रूपमाला छंद का प्रयोग किया गया है। इन छंदों को याद रखिएगा। अगर प्रश्न को कठिन बनाना हुआ तो इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। बाकी अगर बात करें ताटंक छंद की, तो यह सभी सर्गों में देखने को मिलता है। ठीक है, ताटंक छंद भी कामायनी में देखने को मिलता है, सभी सर्गों में रहता है। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। भारत भारती के वर्तमान खंड में से निम्नलिखित में से किन उपसर्गों का वर्णन, उपशीर्षकों का वर्णन किया गया है? अंग्रेजों का राज, कृषि और कृषक, शिक्षा की अवस्था, स्वतंत्रता की कामना, दुर्भिक्ष। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना, 1912 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। इसके 3 खंड हैं, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। और आपको इसमें वर्तमान खंड के उपशीर्षकों को बताना है, तो ये हैं कृषि और कृषक, शिक्षा की अवस्था और दुर्भिक्ष। ये तीनों जो है वो भारत भारती के वर्तमान खंड के शीर्षक हैं। आगे बढ़ लेते हैं, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई रचना है? प्रिय प्रवास कुल 7 छंदों में रची गई रचना है। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से वो छंद हैं। ऑप्शन में दिया गया है इंद्रवज्रा, द्रुत विलंबित, शार्दूल विक्रीडित, कनक मंजरी या मंदाक्रांता। प्रिय प्रवास में इनमें से किन किन छंदों का प्रयोग हुआ है? सबसे पहले बात करें, इसमें द्रुत विलंबित है और शार्दूल विक्रीडित है और मंदाक्रांता है। यहाँ तो 3 हो गए। इसके अलावा 4 और हैं। मालिनी, मालिनी छंद का भी प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है प्रिय प्रवास में। इसके अलावा अगर बात करें, मंदाक्रांता हो गया, वंशस्थ, वंशस्थ छंद का भी प्रयोग किया गया है और शिखरणी छंद का प्रयोग भी किया गया है। और एक है बसंत तिलका, इसका प्रयोग किया गया है। और एक और छंद रह गया, कौन सा? एक छंद रह गया शार्दूल, शार्दूल विक्रीडित, ये छंद रह गया था। ठीक है, तो ये इस तरह से कुल 7 छंद इसमें होते हैं। इस रचना में राधा को लोक सेविका के रूप में चित्रित किया गया है, न कि कृष्ण की प्रेमिका के रूप में। हरिऔध ने इसे, स्वयं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने इसे अभिन्न तुकांत रचना कहा है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। कब प्रकाशित हुई थी यह रचना? 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इस रचना के बारे में जो भी तथ्य आपको याद आ रहे हैं वो सब तुरंत प्रश्न को देखते ही तुरंत दिमाग में याद आना चाहिए। ठीक है, यह किस प्रकार की रचना है? यह एक महाकाव्य, प्रबंधात्मक महाकाव्य है, माफ कीजिएगा, यह एक महाकाव्य है जिसमें 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। 7 तरह के छंदों का प्रयोग किया गया है। 1914 में प्रकाशित है। राधा को लोक सेविका के रूप में चित्रित किया गया है। हरिऔध ने इसे भिन्न तुकांत रचना कहा है। वहीं अगर बात करें पुरस्कार की, तो इसे मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर नगेंद्र का एक कथन है इस रचना के बारे में, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रिय प्रवास का मूल भाव रति नहीं प्रेम है। छोटा सा कथन है, पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। प्रिय प्रवास का मूल भाव रति नहीं प्रेम है। तो ये था प्रश्न संख्या 6। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। जिन देखे वह कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपट कटीली डार। यह प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है? आपको बताना है। रसलीन का है, ग्वाल कवि का है, बिहारी का है या भिखारी दास का है? सही उत्तर है बिहारी दास। यह बिहारी का दोहा है, बिहारी सच्चाई से लिया गया है। अलंकार कभी कभी पूछ लेता है इन पंक्तियों में, तो इस पंक्ति में है अनियुक्ति अलंकार। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, अनियुक्ति अलंकार। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में नहीं की जाती? ध्यान दीजिएगा, नहीं की जाती पूछा है। कुलपति मिश्र, देव, मतीराम या चिंतामणि?
सही उत्तर है इसका मतीराम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति काव्य धारा का नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है यहाँ पर। ध्रुवदास, सुंदरदास, रसखान, स्वामी हरिदास। सही उत्तर हो जाएगा इसका सुंदरदास। सुंदरदास जो है यह सगुण भक्ति काव्य धारा के नहीं है, संत काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1596 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1596 ईस्वी में दौसा राजस्थान में हुआ था। वहीं निधन की बात करें तो इनका निधन 1689 ईस्वी में हुआ था। 1689 में इनका निधन हो गया था। इनके गुरु का नाम था दादू दयाल, यानी कि दादू दयाल इनके गुरु थे। यह भी आप लोग याद रखिएगा। दादू दयाल को के पास ये मात्र 6 वर्ष की अवस्था में आए थे, यानी कि इनके माता पिता ने, इनके 6 वर्ष के होने पर इनके माता पिता ने दादू दयाल को इन्हें सौंप दिया था, सुंदरदास को। ठीक है, रचनाओं की बात कर लेते हैं तो इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ज्ञान समुद्र। परीक्षाओं में पूछ ली जाती है कि किसकी रचना है, तो यह ज्ञान समुद्र, जिसमें 5 सर्ग हैं और सर्गों को जो है क्या कहा गया है? उल्लास कहा गया है। सर्गों को उल्लास कहा गया है। एक रचना इनकी है सुंदर विलास। ठीक है, इन रचनाओं को याद रखिएगा। एक रचना है इनकी सुंदर विलास और इसमें 34 सर्ग हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा सर्ग है, इसमें 34 सर्ग हैं। सर्गों को कहा गया है अंग। ठीक है, और कुछ रचना है जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। एक है ज्ञान झूलना। ये सभी रिपीट हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। आपको पूरी क्लास को ध्यान से देखेंगे तो सभी रचनाएं रिवाइज हो जाएंगी। एक रचना है इनकी सुख समाधि। सुख समाधि इनकी कुल 42 रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कितनी रचनाएं मानी जाती हैं? 42 रचनाएं मानी जाती हैं और यह श्रृंगार रस के घोर विरोधी माने जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है। ये प्रश्न हाल ही में केवी सैंडविच की परीक्षा में पूछा गया था। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। उपयुक्त दोहा किस कवि द्वारा रचित है? तुलसीदास, रहीमदास, स्वामी अग्रदास, नाभादास। बात करें इस दोहे की तो पहली जो पंक्ति है, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस हो, यह पंक्ति तुलसीदास जी की है। यानी पहली पंक्ति तो ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी की है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो, ये जो पंक्ति है यह रहीमदास की मानी जाती है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। मीराबाई की उपासना पद्धति किस प्रकार की है? शांत भाव की, माधुर्य भाव की, सख्य भाव की या दास्य भाव की? मीराबाई की उपासना पद्धति किस प्रकार की है? सही उत्तर है माधुर्य भाव की। मीराबाई की उपासना पद्धति को माधुर्य भाव की भक्ति कहा जाता है। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे कि कांता भाव की भक्ति भी कहा जाता है, कांता भाव कहा जाता है, या दाम्पत्य भाव भी कहा जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दाम्पत्य भाव की भक्ति या मधुरा भाव भी इसी को कहा जाता है। तो परीक्षा में इन नामों से पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 है। इन सिद्धों में से कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं? कौन से सर्वप्रथम सिद्ध हैं? लोईपा, कन्हपा, शरापा या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है इसका सरापा। सरापा प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 13। जिन प्रश्नों में व्याख्या की जरूरत है उन्हीं प्रश्नों की व्याख्या करूंगी और बाकी प्रश्न जो आसान है उन्हें हम हल करेंगे। ठीक है, किसी भी प्रैक्टिस सेट में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सभी विद्यार्थियों को आते हैं, आसान प्रश्न होते हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो थोड़े से कठिन होते हैं, जिनमें दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है और समय देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धों की बानियों की भाषा है? सदुक्कड़ी भाषा, संध्या भाषा, खिचड़ी भाषा या अवधी भाषा? सही उत्तर हो जाएगा संध्या भाषा, जिसे संधा भाषा भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, केवल संधा भाषा भी कहते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो पिछली क्लास हुई है उन्हें भी देखते रहिएगा। प्रश्न संख्या 14 है। इनमें से कौन आदिकाल के कवि हैं? हृदयराम, नाभादास, प्राणचंद चौहान या उपर्युक्त में से कोई नहीं? इनमें से कौन आदिकाल के कवि हैं?
सही उत्तर है इसका इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई भी आदिकाल का कवि नहीं है। ये सभी कवि जो है भक्ति काल के हैं और भक्ति काल में भी राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, इसे भी याद रखिए। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। यह एक अच्छा प्रश्न है। देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया? रेवा तट पर मृगया के लिए, रेवा नदी में नौका विहार के लिए, गुर्जर नरी से युद्ध करने के लिए या मोहम्मद गोरी के मानभंग के लिए? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, रेवा तट पर मृगया के लिए, मृगया यानी शिकार करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है। विद्यापति की पदावली में मुख्य वर्णित विषय कौन सा है? राजनीतिक द्वंद्व, वयः संधि, पुरुष परीक्षा, अनमेल विवाह। विद्यापति की पदावली में अगर देखने को मिलता है तो वो है वयः संधि और अनमेल विवाह, यानी कि बी और डी सही विकल्प हो जाएगा और विकल्प सी में बी और डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है। यह भी बहुत ही कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा गया था, उसके बाद से कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो गलत तो नहीं होगा। आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा। भला हुआ जो मारिया बहरी मारा कंतु, लज्जे तू बशियंतु, जड़ भग्गा घर अंतु का तात्पर्य क्या है? ए बहना, अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया, कंत यानी पति। अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वह मारे जाने लायक भी नहीं था। उसके मारे जाने से देश का भलाई हुआ। हे बहन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। आपको बताना है इसमें से कौन कौन से कथन सत्य होंगे। सही उत्तर है विकल्प ए, हे बहना, अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया, भला हुआ जो मारिया बहेड़ी मारा कंतु। ठीक है, और विकल्प डी है, हे बहन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई, यानी कि लज्जेजू तो बशियंतु जड़ भगा गरियंतु। ठीक है, इस तरह से विकल्प ए और डी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में साहित्य इतिहास की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए जनता की चित्तवृत्ति पर प्रभाव डालने वाली किस परिस्थिति का जिक्र नहीं किया है? राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और सांस्कृतिक। सही उत्तर हो जाएगा सांस्कृतिक। सांस्कृतिक प्रवृत्ति का जिक्र नहीं किया गया है। शुक्ल जी का एक कथन है कि जिसमें उन्होंने यह जिक्र किया है कि जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है, अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन ही भी साथ ही साथ होना आवश्यक है। तो यहाँ पर उन्होंने सांस्कृतिक शब्द, सांस्कृतिक परिस्थिति का जिक्र नहीं किया है, यानी विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार इतिहासकारों के इतिहास ग्रंथों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। प्रश्न बड़ा है इसलिए मुझे छोटा करना पड़ रहा है। ग्रंथों की बात करें तो रामकुमार वर्मा का है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, सौदान सिंह की रचना है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, जॉर्ज ग्रेसन की रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और FEK की रचना है हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। गणपति चंद्र गुप्त का है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इनके समय को देखेंगे तो फिर क्रम से लग भी जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, देखने से ही लग रहा है कि सबसे पहले द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान प्रकाशित हुआ था, जो कि 1888 ईस्वी में एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में तो यह 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1889 में यह एक पुस्तक के रूप में अलग से प्रकाशित हुआ था। और बात करें हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर की तो यह 1920 में प्रकाशित हुआ था। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है रामकुमार वर्मा का 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। शिवदान सिंह चौहान का हिंदी साहित्य के 80 वर्ष जो है यह 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा जॉर्ज ग्रियर्सन का, यानी कि विकल्प सी 2 में है। उसके बाद आएगा हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर यानी कि विकल्प डी, जो कि दोनों में है। ठीक है, फिर से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करें तो आएगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा 1938।
जो कि विकल्प डी में है, तो CDABE इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रार्षद दासी, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन। यहाँ पे रहेगा इनका पूरा नाम गार्षा दतासी। और यह बात हो रही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इसके बारे में, यानी विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो है 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसमें कुल रचनाकार 997 थे। ठीक है, और इसका संशोधित और परिवर्धित संस्करण 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर या हिंदी सरित सागर। अभी आसान सा प्रश्न है, इससे दो प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो है कि यह किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था और किस नाम से छपा था। ये दो प्रश्न हमेशा बनते हैं। पहला था यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी नहीं है? आषाढ़ महात्म्य, अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व, हिंदी भाषा। सही उत्तर है आषाढ़ महात्म्य। यह जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। हिंदी भाषा जो है यह इनकी संपादित रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, गंगावतरण। इनमें से कौन सी रचना जो है वह श्रीधर पाठक की नहीं है? सही उत्तर है इसका गंगावतरण, जो कि 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। किसकी रचना है यह? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। किस प्रकार की रचना है यह है प्रबंधात्मक खंड काव्य। ठीक है, किस प्रकार की रचना है? यह एक खंड काव्य है जिसमें 13 सर्ग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, छायावाद के 4 स्तंभ निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? अज्ञेय, निराला, पंत, प्रसाद। आसान सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। यह इस प्रकार का प्रश्न है कि गोदान किसकी रचना है? सही उत्तर है अज्ञेय। छायावाद के 4 स्तंभों में प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी जी आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। पंक्तियां किसकी हैं? रामविलास शर्मा की, रांगे राघव की, नागार्जुन की या भवानी प्रसाद मिश्र की। सही उत्तर है इसका नागार्जुन की। या पंक्तियां नागार्जुन की हैं। नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में तरौनी, बिहार, दरभंगा में हुआ था। वहीं इनका निधन जो है 1998 ईस्वी में हो गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, किस सप्तक में एक भी कवयित्री सम्मिलित नहीं है? तार सप्तक, चौथा सप्तक, दूसरा सप्तक या तीसरा सप्तक। किस सप्तक में एक भी कवयित्री शामिल नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा तार सप्तक। तार सप्तक में एक भी कवयित्री शामिल नहीं है, जो कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बात करें दूसरा सप्तक की। दूसरा सप्तक में जो कि 1900 कब प्रकाशित हुआ था? 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसमें एक महिला रचनाकार थी, शकुंत माथुर। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बात करें तीसरा सप्तक की, तो तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? यह प्रकाशित हुआ था 1959 ईस्वी में, और इसमें कीर्ति चौधरी महिला रचनाकार थी। ठीक है, महिला का मतलब कवित्री थी कीर्ति चौधरी।
और अब देखते हैं चौथा सप्तक की। तो चौथा सप्तक में कौन था? चौथा सप्तक में माफ कीजिएगा, चौथा शतक जो है 1979 को प्रकाशित हुआ था और इसमें कवित्री थी सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास इनकी रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना सुमन राजे, चौथा शतक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर, मुक्ति बोध या धर्मवीर भारती? सही उत्तर की बात करें तो गिरजा कुमार माथुर की रचना है पृथ्वी कल्प, यानी कि विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। कब प्रकाशित हुई थी यह रचना? 1952 ईस्वी में यह रचना प्रकाशित हुई थी। 1952 ईस्वी में यह रचना प्रकाशित हुई थी। किस प्रकार की रचना है, यह भी तो परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो यह है एक खंड काव्य, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, यह एक खंड काव्य है। बात करें इनका जन्म कब हुआ था गिरजा कुमार माथुर का, तो इनका जन्म हुआ था 1919 ईस्वी में और इनका निधन हुआ था 1994 ईस्वी में। इनके काव्य संग्रह देख लेते हैं। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है मंजीर, मंजीर नाम से है। इसकी खास बात यह है कि इसकी जो भूमिका थी, मंजीर 1941 में प्रकाशित हुआ था और इसकी भूमिका जो थी ना वो निराला ने लिखी थी। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं जिसकी भूमिका किसी अन्य कवि ने लिखी होती है तो उसको प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसकी भूमिका निराला ने लिखी थी, पृथ्वी कल्प की भूमिका। ठीक है, और इसमें जो मंजीर है इसमें 32 कविताएं संग्रहित की गई हैं। एक और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है गिरजा कुमार माथुर की, मैं वक्त की हूँ सामने। आप लोगों को याद आ रहा होगा कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। मैं वक्त के हूँ सामने क्यों महत्वपूर्ण है यह? क्योंकि इसे 1991 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण रचना हो जाती है। एक और तथ्य मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, कभी कभी परीक्षा में विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। इन्होंने गुंडा नाम से कहानी लिखी हुई है, इनकी भी कहानी प्रसिद्ध है। नाम यहाँ पर बता रही हूँ इसलिए क्योंकि जयशंकर प्रसाद की भी गुंडा कहानी बहुत ही प्रसिद्ध हुई है और इनकी भी कहानी है गुंडा, गिरजा कुमार माथुर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है, यह कथन किसका है? डॉक्टर पुखराज मारू का, सोमप्रभ सोरी का, रामचंद्र शुक्ल का या डॉक्टर नगेंद्र का? सही उत्तर है इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, मनुआ तो दसु दहु दिसी फिरे यह तो सुमरन सुमिरन नाही, उक्त काव्यांश किस कवि का है? सूरदास का, रहीम का, रसखान का या कबीरदास का? मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही, यह पंक्ति है कबीरदास की, यानी कि विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? मगन ठाकुर ने, आलो उजाला ने, नसरुद्दीन हुसैन ने या सुजाउद्दौला ने? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा गया है किसने किया था, किसने करवाया था ये नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो आलो उजाला ने पद्मावत का बंगला अनुवाद किया था। समय क्या था इसका? 1650 ईस्वी के आसपास। ठीक है, 1650 ईस्वी के आसपास, यानी लगभग 1650 ईस्वी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, सुदामा चरित किसकी रचना है? नंददास की, कृष्णदास की, नरोत्तम दास की या सूरदास की? सुदामा चरित किसकी रचना है? सही उत्तर है नरोत्तम दास की। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, चर्यापद की रचयिता कौन है? सरहपा, सबरपा, लुईपा, कुकुरीपा? सही उत्तर हो जाएगा सबरपा। और सबरपा का समय कब है?
इनका समय है 780 ईस्वी के लगभग। ठीक है, लगभग भी ध्यान दीजिएगा, 700 ईस्वी के लगभग या 780 ईस्वी ही क्रम से लगाने वाले प्रश्न में यही आधार बनता है, 780 ईस्वी के लगभग। ठीक है, इनके गुरु का नाम था सरहपा, इनके गुरु थे सरहपा, और ये जो थे ना, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य थे, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33 है। यह भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जे हालम इसकी मकुन तगा फुल दुराए नैना बनाए बतिया, यह प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो, कबीर, रज्जब या मलिक मोहम्मद जायसी। जे हालम इसकी मकुन तगा फुल दुराए नैना बनाए बतिया, यह पंक्ति है अमीर खुसरो की। ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ, नेमिनाथ। सही उत्तर हो जाएगा गोरखनाथ। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला दोनों थे? देव, मतीराम, कबीर, भूषण। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सही उत्तर है भूषण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36 है। अमी हलाहल मद भरे सीत श्याम रतनार जेत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस कृति में संग्रहित किया गया है? रस प्रबोध में, अंग दर्पण में, रस प्रबोध एवं अंग दर्पण दोनों में, या इनमें से किसी में नहीं? सही उत्तर है विकल्प बी, अंग दर्पण से यह दोहा लिया गया है। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। यह एक कथन है। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ। वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपकथन किस कवि के विषय में, यानी ये जो खाली स्थान है यहाँ पर किसका नाम आएगा? देव, पद्माकर, घनानंद, आलम। सही उत्तर है घनानंद। शुक्ल जी ने कहा है घनानंद के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाषा योग वासिष्ठ का रचना काल क्या है? 1730 ईस्वी, 1741 ईस्वी, 1750 ईस्वी या 1761 ईस्वी। सही उत्तर है 1741 ईस्वी भाषा योग वासिष्ठ का रचना काल है, जिसके रचनाकार है राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी पटियाला दरबार में कथावाचक थे। भाषा योग वासिष्ठ रचना को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक कहा है और इसके रचनाकार, इसके लेखक राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ लेखक माना है। प्रश्न संख्या 39 को देखते हैं। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मीकांत वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र या जगदीश माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। जो भी तथ्य मैं अलग से बता रही हूँ उन्हें आप नोट कर लीजिएगा, हो सकता है उन तथ्यों से प्रश्न बन जाए। सही उत्तर है लक्ष्मी नारायण लाल। मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, जो कि 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। खास बात इसकी यह है कि यह पौराणिक एवं मिथकीय नाटक है, जो महाभारत के पात्रों को आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 40 है। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक इनमें से कौन सा है? सत्य हरिश्चंद्र, विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा, सती प्रताप। से उत्तर हो जाएगा सत्य हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 है। मैलांचल उपन्यास का कथा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? लखनऊ, दरभंगा, बनारस, बिहार। आसान सा प्रश्न है, लेकिन कुछ तथ्य याद कर लीजिएगा जिनसे परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। सही उत्तर है बिहार। बिहार के पूर्णिया जिले का मेरीगंज जो इलाका है, वहां उसकी कहानी मैलांचल में दी गई है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। और कुछ पात्र हैं जो परीक्षाओं में इनके पूछे जाते हैं, जैसे कि एक पात्र है डॉक्टर प्रशांत, जो कि प्रेम करते हैं कमली से। ठीक है, एक पात्र है इसकी कमली। कमली के पिता है तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद, इन्हें याद रखिएगा, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद। ठीक है, एक पात्र है कालीचरण। आपको मैला आंचल उपन्यास जरूर पढ़ना चाहिए।
एक पात्र है ज्योतिषी जी और एक पात्र है बावन दास। बहुत सारे कैरेक्टर इसके, सारे पात्र जो हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहते हैं। बावन दास एक पात्र है, बावन दास। इन पात्रों को परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एक ही कथा नायक चेतन उपेंद्रनाथ अस्क के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है, आपको ये बताना है। और नाटक है गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, एक नन्ही कंदील। सही उत्तर है गर्म राख। गर्म राख उपन्यास का पात्र चेतन नहीं है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43 है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमेलित करना है और सही कूट का चयन करना है। एक तरफ है रचनाकार देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, ठाकुर जगमोहन सिंह और बलदेव प्रसाद। रचनाएं हैं श्यामा स्वप्न, नरेंद्र मोहिनी, मायाविनी और पृथ्वीराज चौहान। उसको मिला लेते हैं। बात करें श्यामा स्वप्न की तो ये है ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना, और नरेंद्र मोहिनी की बात करें तो यह है देवकी नंदन खत्री की रचना, और मायावनी गोपाल राम की रचना है, गोपाल राम गहमरी, और बलदेव प्रसाद की रचना हो जाएगी पृथ्वीराज चौहान। इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। ठीक है, तो ए का हो जाएगा बी, यानी कि विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 44 है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? ग्राम, मधुआ, सालवती और गुंडा। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? सही उत्तर है ग्राम, जो कि 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह इनकी पहली कहानी थी। वहीं अगर पहले कहानी संग्रह की बात करें तो इनका पहला कहानी संग्रह छाया नाम से प्रकाशित हुआ था 1912 ईस्वी में, और यह हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह है, इसे भी याद रखिएगा। सालवती जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी है, जो कि 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और यह इनकी अंतिम कहानी है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, छाया जो कहानी संग्रह है इसमें कुल 16 कहानियां, माफ कीजिएगा, छाया जो कहानी संग्रह है इसमें 16 कहानियां प्रकाशित हुई थी, जिसमें जो उसकी महत्वपूर्ण कहानियां थी जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी, उसमें है ग्राम, फिर एक कहानी चंदा इनकी बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी, यह भी छाया में ही संग्रहित है। एक कहानी है इनकी शरणागत, तो यह कहानी भी छाया कहानी संग्रह में संग्रहित है। और एक और कहानी है इनकी रसिया वालम, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। यह भी जो है यह ग्राम, माफ कीजिएगा, छाया कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 45 है। निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह कौन सा है? देवा स्वप्न, छतरी, नमक का कैदी, अपाहिज। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह ओम प्रकाश वाल्मीकि का है? सही उत्तर है छतरी। यह ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है, जो कि सन 2013 में प्रकाशित हुआ था। इनके अन्य कहानी संग्रहों को देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछ लिए जाएंगे। एक है अंधेर बस्ती, अंधेर नगरी जैसा नाम है तो पूछा जा सकता है। अंधेर बस्ती है 1980 ईस्वी में प्रकाशित। और एक बहुत ही प्रसिद्ध है कहानी संग्रह 25 चौका 150। ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है और सभी विद्यार्थियों को याद भी होगा। ठीक है, 25 चौका 150, ये कब प्रकाशित हुआ था? 1993 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा एक है सलाम, सन 2000 में है, सलाम नाम से, तो ये है सन 2000 में। और घुसपैठिए, ये भी तो परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, क्रम से लगाने वाले प्रश्न इनकी कहानियों से बन जाते हैं, तो याद रखिएगा। घुसपैठिए है 2003 में। और एक और कहानी है 1994 में इनकी, प्रमोशन कहानी संग्रह है इसका, इनका प्रमोशन 1994, इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ लेते हैं, प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार इनमें से कौन से हैं? पद्म सिंह शर्मा, काशीनाथ खत्री, श्याम बिहारी मिश्र, राधाचरण गोस्वामी। इनमें से कौन कौन से रचनाकार भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं? सही उत्तर है काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी, यानी कि 2 और 4, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 47। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? काव्य में रहस्यवाद, कल्पना का आनंद, चिंतामणि, हिंदी भाषा और साहित्य। सही उत्तर है हिंदी भाषा और साहित्य। ये रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं है। यह श्याम सुंदर दास की रचना है। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास जी की रचना है। इसे याद रखिएगा। कब प्रकाशित हुई थी यह? 1930 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है और वो कौन सी है? समय है, सहचर है समय, यवन के द्वार पर, अग्नि सेतु या मेरे साथ जन्म। कौन सी कृति, कौन सी रचना आत्मकथा नहीं है? सही उत्तर है अग्नि सेतु। यह एक जीवनी है, आत्मकथा नहीं है, जीवनी है। विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखी थी नजरुल इस्लाम की जीवनी। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, साथ में ये भी देख लेते हैं। ये जो मेरे साथ जन्म है, यह हंस राज रहबर की आत्मकथा है। हंसराज रहबर की आत्मकथा है। और सहचर है समय, यह जो है रामदरस मिश्र की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रामदरस मिश्र। यवन के द्वार पर डॉक्टर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है। ठीक है, डॉक्टर देवराज उपाध्याय। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 49 है। लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? रमानाथ त्रिपाठी, कृष्णा अग्निहोत्री, रामदरस मिश्र, मन्नू भंडारी। लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? यह आत्मकथा है कृष्णा अग्निहोत्री की। कब प्रकाशित हुई थी? 1997 ईस्वी में यह रचना प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 50 है। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? मुर्दहिया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार, वट वृक्ष की छाया में। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? सही उत्तर है वट वृक्ष की छाया में। यह एक जीवनी है, बाकी तीनों आत्मकथाएं हैं। वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर द्वारा लिखी गई, कुमुद नागर ने इसको लिखा था और यह जीवनी है अमृतलाल नागर की। अमृतलाल नागर की जीवनी है। मुर्दहिया और मणिकर्णिका तुलसीराम की आत्मकथाएं हैं। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथाएं हैं। मुर्दहिया तो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। और कितनी धूप में कितनी बार महीप सिंह की आत्मकथा है। ठीक है, याद रखिएगा। कितनी धूप में कितनी बार महीप सिंह की आत्मकथा है। इसी से मिलती जुलती एक और रचना है, कितनी नावों में कितनी बार। कमेंट करके बताइएगा किसकी रचना है। आज की क्लास में इतना ही देखेंगे। आगे के प्रश्न जो है वो मैं अगली क्लास में कराऊंगी। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई मन से कीजिएगा। धन्यवाद।